गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी केमिस्ट्री का सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का जो पहला यूनिट है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो कर रहे थे, जिसमें ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण का जो उपयोग हम लोग करेंगे, उस उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा ये देखेंगे। तो लाभ में देखेंगे, सबसे पहला लाभ आपको ये बोलता है कि जैसे ही रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को आप समीकरण के रूप में लिखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है अगर उसको आप समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि उसका निरूपण करना जो होता है काफी आपका आसान हो जाता है, इजी हो जाता है ना। दूसरा क्या बोलता है कि समीकरण के निरूपण से समय और जगह की बचत होती है। जैसे ही आप कोई भी अभिक्रिया हुआ, उस अभिक्रिया को आप समीकरण के रूप में लिखिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, जगह बचेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है। अगर आप हाइड्रोजन को लिखिएगा, हाइड्रोजन एक बड़ा सा जगह लेगा, फिर उसमें प्लस के साथ उसमें फिर ऑक्सीजन जोड़िएगा और वो बनेगा जल। तो कहीं ना कहीं ये आपके स्पेस भी ज्यादा लेगा और लिखने में आपको समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोजन को लिखिएगा H+O2, तो ये आपका कहीं ना कहीं हुआ, ये आपका समीकरण हुआ। और इस समीकरण को जैसे ही आप बनाइए तो ये बनेगा H2O। तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत ही कम पैलेस में लिख रहे हैं, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, आपका समय बचा और साथ में ही जगह बचा। तीसरा बोलता है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से जो प्रतिफल बनेगा, मतलब कि अभिक्रिया जब होगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको निर्माण होता है वो प्रतिफल बनता है। और प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए जो आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना होगी वो ठीक ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी अब अभिक्रिया करा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में आएगा कि हाँ, जैसे कि ये अभिक्रिया हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जा रहा है तो जल बन रहा है, तो आपके माइंड में ये होगा कि हमको जो प्रतिफल चाहिए, जो हमको जल चाहिए, वो कितना अमाउंट में चाहिए, उसकी कितनी मात्रा चाहिए। तो आप उसी अकॉर्डिंग जो इसमें अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसका मात्रा इसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ये आपको लाभ हो जाता है। तीसरा बोलता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है। अब विश्व की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप इंडिया की बात करें, भारत देश की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम जल को H2O लिखे, ऑक्सीजन को O2 लिखे, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप भारत के बाहर जाइएगा तो ये बदल जाएगा। आप भारत में जाइए, पाकिस्तान जाइए, नेपाल जाइए, यहाँ तक कि अमेरिका जाइए, तो वहां पर जो संकेत होगा, जो समीकरण लिखने का तरीका होगा, वो हम ऐसा ही लिखेंगे कि हाइड्रोजन को H लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और जो बनेगा उत्पाद उसको हम H2O लिखेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको किसी भी जगह या किसी भी मतलब जगह के लोगों का जो समीकरण बनाया होगा उसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगा। चौथा आगे क्या है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने HCl लिया, ये आपके सामने एक अम्ल है और ये आपका NOH जो कि क्षार है, और ये दोनों जैसे ही अभिक्रिया कर रहा है तो हमारे सामने बन क्या रहा है, तो भैया बन रहा है एक लवण बन रहा है, साथ में जल बन रहा है। तो हमने देखा कि रासायनिक समीकरण जो होता है, जो अभिक्रिया हुआ, उसको समीकरण के रूप में जब लिखे तो उससे लाभ क्या क्या था। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने दिख रहा होगा कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, मतलब कि बाउंडेशन ऑफ रासायनिक समीकरण, है ना, कि रासायनिक समीकरण जो हम लिखेंगे उसका सीमा क्या क्या होता है, हमको किस किस नियम का पालन करना होगा, ये उसका नियम कहलाता है, बाउंडेशन कहलाता है, सीमा कहलाता है। जैसे बात करें तो लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कहने का मतलब हुआ कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो आपका ठोस है, द्रव है या गैस है, इस चीज की जानकारी आपको कोई समीकरण नहीं देगा। वही चीज लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण के अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि वो आपका ठोस, द्रव, गैस, ये जो है भौतिक अवस्था में आते हैं, तो ये जो है इसकी जानकारी आपको रासायनिक समीकरण नहीं देता। दूसरा क्या बोला है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब जब भी कोई अभिक्रिया होगा तो उस अभिक्रिया में जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा उस अभिक्रिया में लगेगा, तो उस जो ऊष्मा लगेगा इसकी जानकारी भी आपको नहीं मिलने वाला है कि ये जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें कितनी मात्रा में ऊष्मा लग रहा है, या अभिक्रिया के फलस्वरूप उसे कितना मात्रा में ऊष्मा निकल रहा है।
तीसरा बोलता है कि रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया जो हो रहा है किन दशाओं में हो रहा है। मतलब कोई भी अभिक्रिया जो होगा, कोई भी अभिक्रिया अगर होगा तो उसको आप समीकरण के रूप में लिख दीजिएगा, तो उसका जो कंडीशन होगा कि किस किस अवस्था में जाकर वो पूरा हुआ है वो आपको पता नहीं चलेगा। अवस्था करने का मतलब हुआ कि जहां पे वो अभिक्रिया हम करा है वहां पर का दाब क्या है, वहां पर का ताप क्या है, या उसमें जो भाग ले रहा है उसका सांद्रण कितना है, ये सब की जानकारी आपको रासायनिक समीकरण नहीं देता है। आगे चौथा बोलता है कि रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारक, मतलब अभिक्रिया जो होगा रासायनिक समीकरण तो उसमें जो भाग लेगा वो आपका अभिकारक कहलाएगा। तो अभिकारक की कितनी मात्रा खर्च हुआ है, मतलब कि जो भी अभिक्रिया होगा तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भाग ले रहा है, वो आपका अभिकारक कहला रहा है। लेकिन उसमें जो शामिल होने के बाद उसका कितना मात्रा खर्च हुआ, साथ ही जो आपका प्रतिफल या उत्पाद बनेगा उसका कितना मात्रा का बना है, ये भी चीज की जानकारी आपको कौन नहीं देता है, तो रासायनिक समीकरण नहीं देता। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा एक एग्जांपल समीकरण है कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिल रहा है। तो आपको ये चीज नहीं पता चल रहा है कि NaCl इसमें कितना मात्रा में है, क्योंकि इसके सामने कुछ अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। फिर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका भी अमाउंट नहीं पता चल रहा है। और ये दोनों जब अभिक्रिया आपस में कर रहा है तो जो अमाउंट में बन रहा प्रतिफल उसमें पता आपको नहीं चलेगा कि जो सोडियम क्लोराइड था या सिल्वर नाइट्रेट था वो कितना मात्रा में बना है और कितना मात्रा में इसमें शामिल हुआ। आगे देखते हैं, आगे है आपके सामने कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोग देख रहे होंगे कि हमारे सामने है रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 9 प्रकार होते हैं। पहला बोलता है आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ये नाम से लग रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब कि जब अभिक्रिया में कोई आपस में जुड़ता होता हो, ऐड होता हो, तो उसको बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा आपका है वियोजन या विघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब नाम से लग रहा है टूट जाना, विघटन मतलब होता है टूट जाना। तो जब कोई अभिक्रिया में जो अभिकारक होगा, जो प्रतिफल होगा, अगर वो टूटता होगा तब उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आपके सामने है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना या अपघटित हो जाना, और इसमें लगा हुआ है वैद्युत। वैद्युत का मतलब होता है जब तक विद्युत नहीं जाएगा, मतलब ये ऐसा अभिक्रिया होगा जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के बाद होगा। चौथा आपको बोला एकल विस्थापन और पांचवा है द्विविस्थापन। ये दोनों नाम है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है स्थान बदल देना, और एकल लगा हुआ है मतलब एक का स्थान बदलेंगे, और द्वि लगा है मतलब दोनों का स्थान बदलेंगे। आगे आपके सामने अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण मतलब होता है अवक्षेप का बनना, मतलब कि जब भी कोई अभिक्रिया होगा और उसमें ठोस रूप में कोई बन जाएगा तो उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, मतलब उसका अस्तित्व नहीं बचना। जैसे कि अम्ल है तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और कोई लवण है या कोई भस्म है तो वो स्वाद में कड़वा होता है, और जैसे ही दोनों को मिलाइएगा तो वो स्वादहीन हो जाता है, मतलब वो न्यूट्रल हो गया, उदास हो गया, तो ये कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे आपके सामने 8वां दिख रहा होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ कि वैसी अभिक्रिया जो तब तक नहीं होगा जब तक कि वहां पे सूरज का प्रकाश नहीं जाएगा। और आगे आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया आपके सामने 8वां दिख रहा है उस अभिक्रिया को हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहला जो था वो आपका था संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो हमने पहले ही बता दिया था कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब भी कोई अभिक्रिया में अगर जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या बोलता है। बोलता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो वो तत्व हो सकता है या वो यौगिक हो सकता है, आपस में अभिक्रिया करके, अब जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो उसका जो गुण होगा वो अपने से मूल से भिन्न गुण हो जाएगा और एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? नया पदार्थ बनाएगा। तो हमने पहले ही बताया कि दो गो है और आपस में मिलकर एगो बना रहा है नया पदार्थ, तो वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया, मतलब दो गो आपस में जुड़ रहा है। जैसे कि आपके सामने जैसे में दिख रहा होगा कि ये कार्बन है
और ये ऑक्सीजन है, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों अलग अलग है, दो पदार्थ है, और जैसे ही ये आपस में जुड़ा तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो होता है दोनों के गुण से विपरीत पूरा पूरा अलग है। दूसरा बोल रहा है जैसे है कि एगो Mg है, मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, और जैसे ही दोनों आपस में मिल रहा है, संयोग कर रहा है, तो आपका बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब आपस में मिल रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है। आगे आपके सामने दिख रहा होगा दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन, जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए हैं कि एक से अगर कई बनता है, मतलब एक अगर कोई है और वो टूट जाता है, तो जब तक एक से कई तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो टूटेगा नहीं। तो एक से अगर कई बन रहा है तब उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। डिफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, मतलब कोई भी बड़ा यौगिक रहेगा तो टूटने का काम कब तक होगा, जब तक वो यौगिक नहीं रहेगा। मान के चलिए अगर तत्व है, वो हाइड्रोजन है, तो ये एक तत्व है, तो क्या ये टूटने वाला है? तो नहीं टूटने वाला है। लेकिन वही अगर बात करें H2O, तो ये क्या है? यौगिक है, और यौगिक रहेगा तभी उसको हम तोड़ सकते। तो वही बोल रहा था किसी बड़े यौगिक के, अगर यौगिक रहेगा तो क्या रहेगा? वो बड़े रहेगा। तो बड़ा के टूटने से दो या दो से अधिक अगर सरल यौगिक बनता है जो कि मूल रूप से अलग होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि दिख रहा होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सा यौगिक है, और ये जैसे ही टूट रहा है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में टूट रहा है, मतलब एक से अलग अलग हो रहा है, एक से कई हो रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। आगे आपके सामने है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जो कि आपका तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कहने का मतलब हुआ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाती है। हम पहले ही बताते थे कि जो ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। और कहता क्या है कि इसमें धातु के द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड रहेगा। मतलब क्या रहेगा? धातु के द्रवित, मतलब कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अभिकारक, वो किस रूप में रहेंगे? तो द्रव के रूप में रहेंगे। और इससे होकर जैसे ही विद्युत धारा आप प्रवाहित कीजिएगा, इसमें विद्युत धारा दीजिएगा, तब वो क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और अपघटित होने के बाद होता क्या है कि इसमें जो धातु रहता है वो कहा जाता है? कैथोड पे जाता है, और बाकी जो ऑक्सीजन और क्लोरीन रहता है वो कहा जाता है? एनोड पे जाता है। अब अगर बात करें विद्युत धारा की, ये कैथोड क्या होता है, ये एनोड क्या होता है, तब विद्युत धारा में दो चार्ज होता है, दो आवेश होता है। एक आवेश आपका होता है प्लस और एक होता है आपका माइनस। मतलब एक आपका हो गया धन आवेश और दूसरा हो गया आपका ऋण आवेश। दूसरा हो गया आपका ऋण आवेश। तो जो प्लस होता है, जो धन आवेश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और जो माइनस होता है, जो ऋण आवेश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। तो वो धातु जो होता है वो आपका कहां जाता है? धातु जाता है धन आवेश पे, मतलब कहां? कैथोड के पास जाता है। और अधातु रहेगा या क्लोरीन या ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड रहेगा वो कहां जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे कि Na और Cl है, तो NaCl तो हमने पहले ही बताया कि सोडियम क्लोराइड जो है, और जैसे ही इसमें आप क्या प्रभावित कीजिएगा? यहाँ पे विद्युत धारा दीजिएगा। जैसे ही विद्युत धारा दीजिएगा तो ये एक सोडियम बन रहा है, ये एक क्लोरीन गैस बन रहा है। तो सोडियम कहा जाएगा? तो ये प्लस पे जाएगा, और क्लोरीन कहा जाएगा? माइनस में जाएगा। तो ये आपका कहलाता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आगे बोल रहा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने विस्थापन का मतलब पहले ही बताया कि विस्थापन का मतलब होता है स्थान बदल देना, और उसके पहले लगा हुआ है एकल। एकल का मतलब होगा एक, मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर समीकरण लिखा हुआ है उसमें आप एक का स्थान बदल दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे परिभाषा बोल रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के द्वारा, मतलब परमाणु या परमाणु का जो समूह रहेगा उसके द्वारा किसी परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब कोई यौगिक रहेगा और उस यौगिक में जो परमाणु है या परमाणुओं का समूह है,
अगर वो दूसरे परमाणु के द्वारा अगर विस्थापित हो जाता है, मतलब अदला बदली हो जाता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आपका जैसे में दिख रहा होगा, हमने एक सामान्य रूप लिखा है कि ए जो है वो बीसी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब बीसी एगो यौगिक रूप में है और ए अलग है, तो ए जो है वो सी को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, तब आपका बन रहा है एसी, और बी जो था साथ में वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक इसमें बदल रहा है, एक का स्थान बदल रहा है, तो बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में देखिएगा तो ये आपके सामने Fe+CuSO4 था, तो ये जैसे ही ये यौगिक है, तो इस यौगिक में क्या हुआ कि जो SO4 था वो किसके साथ विस्थापित हो गया, Fe के साथ हो गया, तो आपका बना FeSO4+Cu, एक का स्थान बदला, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे है द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। तो द्वि मतलब होता है दो, जब दोनों का स्थान हम बदल देंगे तब उसको बोलेंगे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। लिखा हुआ डिफिनेशन देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, मतलब कि दोनों क्या रहेगा, यौगिक के रूप में रहेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब आपस में आयन का आदान प्रदान कर ले, स्थान बदल ले, तब जो यौगिक नया बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि NaCl है और ये AgNO3 है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है और ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये कहीं ना कहीं दो जो है आपका यौगिक है और दोनों यौगिक आपस में अणु का आदान प्रदान कर रहा है। यहाँ पे आपका जो दिख रहा है ये सोडियम जो है वो कहीं ना कहीं नाइट्रेट के साथ अब विस्थापित हो रहा है, और आपका जो एजिज है वो कहीं ना कहीं Cl के साथ अभिक्रिया करके तब ये आपका बन रहा है AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो दो परमाणु था, जो दो था आपस में, दोनों आयन आपस में अदला बदली हो गया, दोनों का स्थान बदल गया है यौगिक से, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण में हम पहले ही बताते कि जब कोई अभिक्रिया के दौरान आपको अवक्षेप का निर्माण होता है तब उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। डिफिनेशन क्या बोलता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के रूप में कोई ठोस पदार्थ विलयन से पृथक हो जाता है। मतलब जब भी कोई अभिक्रिया होगा, उस अभिक्रिया में जब वो अभिक्रिया हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपका उत्पाद मिलेगा, जो प्रतिफल मिलेगा, उसमें आपका कोई क्या बनेगा, तो कोई ठोस पदार्थ ये रहेगा, वो विलयन से पृथक मतलब होता अलग हो जाना, तब उसको बोलेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, जब दो घोल को आपस में मिलाएंगे और वहां पे बनना क्या चाहिए, आपको ठोस बनना चाहिए। अगर ये आपको ठोस बन रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा ये सोडियम क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे ही आपस में बन रहा हो तो यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, जो एरो आपका डाउनवर्ड है। अगर कहीं पे एरो आपका डाउनवर्ड है, इसका कहने का मतलब वहां यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है, मतलब कोई ना कोई ठोस बन रहा है। अगर यही एरो अपवर्ड रहे, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ पे गैस निकल रहा है। तो ये चीज का हम ध्यान देंगे, जो कि समीकरण में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, आपको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एजिड जो Cl है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका कहीं ना कहीं ठोस के रूप में बन रहा है, मतलब यहाँ पे एरो क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब ये क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पहले बताया कि वो उदास हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो डिफिनेशन क्या बोलता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, हमने पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, जिसमें बताते कि इसके कितने भेद होते हैं, तो बताते कि अम्ल और क्षार जैसे ही आपस में अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा भैया, तो लवण और जल बनाता है। और जैसे ही दुगो अम्ल और क्षार मतलब दुगो विपरीत गुण वाले आपस में मिलते हैं तो हमको क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि आपके सामने डिफिनेशन दिख रहा होगा, HCl ये आपके सामने क्या है, ये अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि आपके सामने क्या है,
क्षार है। और जैसे ही ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहा है तब आपका सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब ये लवण बना रहा है प्लस साथ में H2O जल बना रहा है। तो जैसे ही लवण और जल बना देता है तब उसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। आगे आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तब उसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कहने का डिफिनेशन बोलता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, मतलब कि जब तक सूरज का प्रकाश इसमें नहीं मिलेगा ये अभिक्रिया नहीं होने को है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि डिफिनेशन आपका बोल रहा है कि ये आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में जल है और ये दोनों जैसे अभिक्रिया कर रहा है तो ये अभिक्रिया कब होगा, जब तक इस पे सनलाइट नहीं मिलेगा, जब तक इस पे सनलाइट नहीं मिलेगा। और जैसे ही सनलाइट मिलता है तब यह अभिक्रिया होने के बाद ये आपका बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये जो अभिक्रिया होता है आपको पेड़ पौधे में होता है और इसी अभिक्रिया के कारण पेड़ पौधा जो होता है अपने भोजन का निर्माण करता है और हमें जो ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है वो इसी अभिक्रिया के बाद होती है। आगे आपके सामने है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इसमें नाम से दूर लग रहा है कि एगो ऑक्सीकरण होगा और दूसरा अवकरण होगा। लिखा हुआ है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों एक ही अभिक्रिया में होगा तब इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया को दूसरे हम लाइन में क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आपके एग्जाम में या तो ऑक्सीकरण अवकरण बोल सकता है या रेडॉक्स बोल सकता है। इसमें दो भाग था, एक था आपका ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण। ऑक्सीकरण बोलता है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, मतलब किसी के पास जब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, कहीं पे ऑक्सीजन संयोग करता है तब उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक अभिक्रिया। और अवकारक बोलता है कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन जब किसी पदार्थ से निकल जाएगा तब उसको बोलेंगे अवकारक। और किसी में ऑक्सीजन आकर अगर मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, और ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तब उसको बोलेंगे अवकारक। तो ये आज का वीडियो ये आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इसमें आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।